हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम कराने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्यवाद तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसका हम नोट्स करवाएंगे। ऐसा ये सब आप नोट्स अगर कहीं पे अगर लेते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा, लेकिन हमारे चैनल पे आपको सभी चीज़ फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम चैप्टर 1 पूरा कराएंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम पूरा बुक का निचोड़ हम तैयार किए हुए हैं सब अपना हाथ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। बादशाह कौन है? मुगल बादशाह में से औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। मुगल में जितने भी क्रांति आए हुए थे, लोधी वंश हो, खिलजी हो, अकबर हो, सबसे शक्तिशाली जो था और आखिरी जो शक्तिशाली बादशाह बोल सकते हैं वो था मुगल था। समझ में आ गया? चलिए अगला हम बात कर लेते हैं। एक मिनट, लाइट थोड़ा सा सेटिंग ठीक है। चलिए अगला है कि 1760 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। जब वो डेड कर गए, मर गया, तो अपना अपना सभी मुगल ये सब शासन में चलाने के लिए करने लगा। और यहाँ से भी वीवीआई क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापार कंपनी के रूप में भारत आया था। ये जो अंग्रेज जो था डायरेक्ट ये कब्जा करने नहीं आया था, डायरेक्ट भारत पर शासन नहीं किया। वो सबसे पहले एक बहाना था कि उसको ना व्यापार करना है, व्यापार के माध्यम से व्यापार का बहाना करते हुए आया और यहाँ पे आकर बस गया और अपना राज स्थापित कर दिया गया। समझ में आ गया? चलिए अगला है कि यहाँ एक इलाकों पर कब्जे की और इससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मतलब यहाँ के इलाके पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि कब्जा करना, बस उनको यहाँ से पैसा, धन दौलत ये सब चाहिए था। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ। जो मुगल जितना ताकतवर था, शक्तिशाली था, उसके बाद कोई ऐसा शासक जो नहीं था जो कि उतना ताकतवर और शक्तिशाली हो। अगला है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, उसके बाद क्या क्या होता है वो देखो। जैसे कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्ल्स और इलाजाजनामा हासिल कर लिया था। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया? तो 1600 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। उसके बाद अगला आपका टॉपिक हो गया कि ईजात नामों का मतलब क्या होता है। ईजात नामों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ईजात नाम एक मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इसे हम इजाजनामा कहते हैं। समझ में आ गया? और यहाँ से भी आपका आ गया वास्को डिगामा, जो कि ये वीवीआई क्वेश्चन, ये ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप अगर देते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वास्को डिगामा का। ठीक है, और वास्को डिगामा का चर्चा आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पुर्तगाली की खोज यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने और समुद्री मार्ग का पता लगाया था। मतलब वास्को डिगामा ही, मतलब उसको जाना था कहीं और, लेकिन वह खोजते खोजते समुद्री इलाके से होते होते वह पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 1498 में ये पहली बार भारत आकर पहुंचा था। कौन? ये पुर्तगाली वास्को डिगामा। भारत के सामानों की मांग हो गया। कैसे? तो यूरोप के बाजार में भारत से बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम से ज़बरदस्त मांग थी। मतलब भारत का जो सामान है बाहर में यूरोप में हो गया, यहाँ पे भारत के सामान जैसे कि खासकर सूती कपड़ा, रेशम का, वहाँ पे बहुत मांग था। तो जब मांग जिस चीज़ का ज़्यादा होता है उस चीज़ का महंगाई बढ़ जाता है, मतलब वो चीज़ ज़्यादा बिकता है तो उसका रेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो यूरोप में इस कपड़ा का मांग ज़्यादा हो गया, बढ़ने लगा। उसके बाद था काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। ये यूरोप में, हमारे भारत में ये सब चीज़ का खेती होता है। तो इस सब का खेती होता है, इसकी वजह से वहाँ के लोग सब ज़्यादा, जहाँ पे जो चीज़ का खेती नहीं होता है और जहाँ पे खेती होता है वहाँ से जो माल जाता है, मांग हो जाता है, तो खेती भी ज़्यादा होता है, पैदावार भी ज़्यादा होता है और वह मुनाफा भी ज़्यादा करता है। तो यूरोप में उस सब चीज़ ज़्यादा मांग थी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में क्या शुरू करती है? अपना व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंग्लिश फैक्ट्री, पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री जो है ये हुगली नदी किनारे कब खोला गया था? तो ये 1651 में खोला गया था। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर, जो अभी के समय में हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। 1996 तक कंपनी ने इस आबादी को चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब ये कंपनी था भाई, जिसको तो भाई पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करना था भारत में, वो धीरे धीरे क्या करता है, पूरे भारत में छोटे कंपनी से लेकर बड़े कंपनी पूरा अपना जो साम्राज्य है फैला देता है। फैलाने के बाद क्या होता है? तो फैलाने के बाद आगे देख लीजिए क्या होता है। क्या होता है कि 1996 तक कंपनी इस तरह से आबादी चारों तरफ फैला देता है और कोलकाता का पूरा नाम काली करता है।
अब ये जो हम लोग कोलकाता कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता का पुराना नाम था कालीकता। क्या था? कालीकता इसका पुराना नाम था। अगला कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता था। मतलब औरंगजेब ऐसा कर दिया था, ऐसा नियम लगा दिया था कि जो मेरे अधीन जो कंपनी होगा उसी को शुल्क मुक्त व्यापार करना होगा, अगर दूसरा व्यापार करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा उसने कर लगा दिया था। चलिए अगला बात आता है कि कठपुतली किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कठपुतली का मतलब ये खिलौने के बारे में नहीं कहा गया है, ये व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो कि सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं करता है और वह सब कुछ देखते रहता है, सहन करता है, उसे कठपुतली के समान कहा जाता है। तो सबसे पहला कि कठपुतली किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है। क्या है? किसी और के इशारे पर चलता है, उसे ही मजाक उड़ाने के लिए उससे अक्सर कठपुतली कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि तुम किसी के इशारे चल रहे हो, किसी का बात मान रहे हो, तुम्हारे पास तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम क्या हो? किसी की कठपुतली हो, किसी के इशारे पर तुम चल रहे हो, इसी को क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन क्या आपका VVI क्वेश्चन है। क्या है आपका क्वेश्चन? ये VVI है, प्लासी का युद्ध। क्या है? प्लासी का युद्ध जो क्वेश्चन होता है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। कह रहा है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले अलीवर्दी खान का मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था 1756 में हुआ था। अच्छा, मृत्यु के बाद इसका नया नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना था। क्या है? सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा रियासत और अन्य सुविधाओं से आनाकानी न करे। मतलब वो बहुत सारे नियम बना दिए और जानता था कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, कैसे शासन चलाना है, तो ये सब एक कठोर नियम लगा देते। जैसे कि मोदी जी को ना अभी बहुत कठोर नियम बनाना चाहिए। जो व्यक्ति बलात्कार करे उसको सीधे 1 महीना के अंदर फांसी। देख दीजिए कैसे ये सब अत्याचार रुक जाता है। ठीक है, तो ये सब नियम कानून जो होता है, कठोर कानून बनाना चाहिए। अगला बात करते हैं कि 30,000 सैनिक। क्या है? कि 30,000 सैनिक के द्वारा नवाब में काशिश बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। अब ये मुगल सैनिक को तैयार किया और 30,000 सैनिक को लेकर गया और काशिफ जो बाजार था उस पर इंग्लिश फैक्ट्री पर जाकर हमला बोल देता है, ढावा बोल देता है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइन ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मतलब जो कंपनी का जो सेना था उस सेना को जाकर जांच पड़ताल करता है कि क्या है, नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब क्या करता है? जांच पड़ताल शुरू कर देता है। अगला है कि प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक युग में विदेशी मंत्री विलियम पेंट को 7 जनवरी 1759 क्या 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से यह चिट्ठी भेजी थी। अब ये प्लासी का जब युद्ध जब चल रहा था तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो था, अंग्रेज जो सम्राट था, एक मुख्य विदेशी मंत्री, उसको क्या करता है? 7 जनवरी 1759 को एक पत्र लिखता है। पत्र लिखता है कि प्लासी की जांच के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। क्या करता है? प्लासी का युद्ध जंग होता है, उसके बाद सिराजुद्दौला क्या करते हैं? मार देते हैं। उसके बाद जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, क्या किया? कंपनी का जब विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर और मीर काशिश को भी नवाब बना दिया। अब जैसे कि उसमें ऐसा कंपनी जो था, ऐसा लोग चाहता था जिसमें उसी का हुकूमत करे, उसी का बात माने, तो बात मानने के लिए उन्हें क्या किया? मीर कफी को हटा देता है और वह अपना आदमी को बनाता है जिससे उसका अपना काम करे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आ गया कि मीर जाफर की मृत्यु हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था? तो याद कर लीजिएगा 1765 ईस्वी में। कब हुआ था? 1765। उसके बाद आता है कि 1743 में जब वह इंग्लैंड के मद्रास अब जो कि चेन्नई में है, वो आए थे, तो इसकी उम्र कितने वर्ष की था? उसका उम्र जो था 18 साल का था। कितना साल? 18 साल का था। उसके बाद है कि 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हो गई। यानी कि यहाँ पे 2 बार गवर्नर बना और गवर्नर बनने के बाद वह भारत से भाग गया। उसी समय उसकी दौलत 401 मतलब इसको बोल सकते हैं 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। मतलब उसकी दौलत सोच लीजिए, वहाँ पे भारत से कितने दौलत वो लूट के ले गया। उसके बाद नोट, अगर नोट में देखा जाए तो भारतीय शब्द नवाब एक ही अंग्रेजी संस्करण से बन गया था। कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक लिए हुए हैं जो कि आपका बुक में दिया था कि कंपनी का फैलता शासन। क्या है? कंपनी का फैलता शासन। ये शासन कैसे फैला? तो 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा हो गया। क्या होगा? धीरे धीरे आया था 1700 में और ये 1857 100 साल तक के बीच में ये क्या किया? 100 साल में ये पूरा अपना जो कारोबार पूरा देश में फैला लिया। और ये बक्सर की लड़ाई जो हुआ था 1764 में हुआ था। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है टीपू सुल्तान शेर मंसूर।
अब ये टीपू सुल्तान से भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं। अब यहाँ से भी थोड़ा सा जितना भी कराएंगे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सभी बुक का निचोड़ है। करा कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, ये भी एक क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली। हैदर अली का शासनकाल कितने से कितने था, हैदर अली का शासन जो था 1761 से लेकर 1782 तक था। कितना था, 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया था। टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 तक रहा। कब तक रहा, 1782 से लेकर 1799 तक। टीपू सुल्तान, अगला है कि 1785 में, क्या है 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में लड़ने वाले बंदरगाहों के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात को रोक दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो भी चंदन का लकड़ी जो था इसका कारोबार होता था, इलायची था, इस सब का कारोबार पर क्या करता है, उन्होंने रोक लगा दिया। क्या किया, रोक लगा दिया। तब आता अंग्रेज ने हैदर अली और टीपू सुल्तान में बहुत भयानक, कक्षा, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगा। क्या था, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगा था। उसके बाद आता है मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार जंग हुआ। ये मैसूर जो था और अंग्रेज, इसके बीच ना 4 बार जंग हुआ है। पहला बार जंग हुआ था 1767 से 1769 में, उसके बाद 1780 से लेकर 1784 में हुआ था, 1790 से 1792 और लास्ट में हुआ था 1799 तक। ये दोनों के बीच युद्ध लड़ा था। उसके बाद युद्ध होने के बाद अभी इसके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है मृत्यु, देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है 4 मई 1799 में। कब होता है, 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर मंसूर क्यों कहा गया, यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। तो मैसूर की अगर बात करें तो एक बार वे अपने, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करा है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया और शेर से लड़ते हुए अंत में शेर को मार दिया। अब ये भाई बहुत ताकतवर थे, भाई निडर थे टीपू सुल्तान। जब उनके सामने जब शेर आया तो वह शेर के देखकर भागे नहीं, शेर से लड़े और लड़ते लड़ते शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्होंने शेर ए मैसूर कहा गया। मैसूर एक जगह का नाम है और उस मैसूर जगह पर टीपू सुल्तान ने शेर को मार दिया था, इसीलिए कहा गया शेर ए मैसूर। याद रहेगा। चलिए उसके बाद आता है मराठों की लड़ाई। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन वीवीआई होता है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या कहता है मराठों की लड़ाई में कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में। जब ये हार के बाद दिल्ली से देश की शासक चलाने को मराठा का सपना चूर चूर हो गया। अभी भाई ये सोचता था कि पानीपत का तीसरी लड़ाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, दिल्ली पर अपना शासन चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा यहाँ से आपका आंसर क्वेश्चन एक रहेगा, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि पानीपत का ये क्या है, तीसरा युद्ध। आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था ये था बाबर और मैसूर के बीच हुआ था, सॉरी अकबर और मैसूर के बीच हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यहाँ से टॉपिक अपने लिख लीजिएगा। चलिए अगला है कि मराठों का पहला युद्ध। मराठों का पहला युद्ध 1782 में सलबाई संधि के साथ खत्म हो गया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के कई मोर्चों पर लड़ा गया। उसके बाद 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत के पूरी तरह से कुचल दिया गया। जितने भी देखिए यहाँ पे जितने भी आपका 1857 के क्रांति होंगे, सभी जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट है। अभी तो क्लास 6 में इतना है, अभी क्लास 7 जब जाइएगा तो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, नोट करना है। अब आता है रानी चेन्नम्मा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि जब अंग्रेज ने कितूर यानी कि कर्नाटक में छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने, क्या है, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो महिला, जितने भी महिला क्रांतिकारी हुई है, जब अपने देश पर, अपने राज्य पर, अपने देश बोल सकते हैं, उस पर जब भी घटना घटी है तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं भी अपना योगदान दिए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ताराबाई शिंदे हो गई, रानी चेन्नम्मा हो गई। तो बहुत सारा ऐसा जो महिलाएं हैं जो अंग्रेजों को लड़ने के लिए हथियार उठाया। अगर हमें अभी भी समय पड़े, अगर ऐसी मुसीबत आए तो महिलाओं को भी हथियार उठाना चाहिए। 1854 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब तो चेन्नम्मा को तो भाई
हथियार जब उठाया मारने के लिए तो भाई जिसका शासन आता है उसे तो जेल में पकड़ ही लेता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हथियार उठाने के जुर्म में 1824 को उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है और जेल में उनकी भी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अगला बात करते हैं कि चौकीदार यन्ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौकीदार यन्ना ये कौन थे? तो चौकीदार यन्ना को अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। देखिए चौकीदार जो यन्ना जो था, इस पर भी अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया। कुछ करो या ना करो, बस उसको पकड़ना है और अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोले उसे पकड़कर जेल में डाल देना, उसे मृत्यु दे देना। तो यही सब मुगलों का काम था, अंग्रेजों का काम यही सब था। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? 1830 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी देखा कि भाई अब तो रूस हमारे पास आ रहा है, प्रभाव दिखाएगा, मारेगा, आसक्ति है, तो उसके अंदर में एक डर आ गया था। अब यहाँ से भी आता है महाराणा रंजीत सिंह, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुआ था। पूछा जाएगा कि महाराणा रंजीत जिसकी मृत्यु कब हुआ था? 1839 में। रियासत में वे 2 लंबे लड़ाइयों में हो गया था, मतलब रियासत की जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें 2 लंबी लड़ाई लड़ी, उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला आता है विलियम नीति। क्या है विलियम नीति? ये जितने भी करा रहे हैं ये सभी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। विलियम नीति क्या कहता है कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चला था। अब से पूछा जाएगा कि अधिग्रहण की आखिरी लहर कब लड़ा गया था, यानी कि कब चला था? तो 1848 से 1856 के बीच। और किसके बीच? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समान चला था। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई जिससे विलियम नीति का आगमन मतलब नाम पड़ गया। लॉर्ड डलहौजी जो इसका एक नई नीति बना दिया और उस अंग्रेजों ने एक नई नीति बनाते गया जिस नीति का नाम पड़ गया लॉर्ड डलहौजी और जिसका विलियम नीति नाम पड़ गया। 1856 में कानूनी ने अवध में को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या किया? अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस तरह से अब आता है एक नए शासन की स्थापना होती है। क्या होती है? एक नए शासन की स्थापना कैसे होती है? तो एक नए शासन की स्थापना में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 के बीच प्रेसिडेंसी। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं? प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है? तो देखिए ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहता है, मतलब अलग अलग भाग में बांटना, उसी को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी कहा जाता है। अगला है कि 1772 में क्या है कि 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि वह हर जिले में 2 अदालतें होगी। अब एक नया व्यवस्था बनाया गया, प्रावधान किया गया कि अब जितने भी जिला है उस जिला में ना दो अदालत बनाया जाए। तो 2 अदालत बना जिसका नाम था फौजदारी अदालत और दूसरा था दीवानी अदालत बनाया गया। अब फौजदारी अदालत क्या होता है और दीवानी अदालत क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शासन व्यवस्था प्रदान किया गया था जिसमें न्याय व्यवस्था ने 2 जिले बनाए। 2 जिलों का नाम बताइए? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। चलिए तो जानते हैं पहले फौजदारी अदालत क्या होता है। फौजदारी कह रहा है कि फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती की ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, वही फौजदारी अदालत कहलाता है। उसके बाद है दीवानी अदालत। दीवानी अदालत होता है, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपियन जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। यही हमारा क्या कहलाता है? दीवानी अदालत कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया महाभियोग। क्या है महाभियोग? जैसे कि महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन पर, महाभियोग लगाकर कोई क्या किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि महाभियोग है क्या। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचारण का आरोप लगाया जाता है, दुरारोप लगाया जाता है। हाउस ऑफ लैंड क्या है? हाउस ऑफ लैंड यानी संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है जिसे महाभियोग कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर इनके खिलाफ कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव लगाकर, उसे गलत आचरण लगाकर और उस पर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद उसे संसद में जाता है और उस पर बहस होता है और उस व्यक्ति पर खिलाफ मुकदमा चलता है, इसी को महाभियोग कहा जाता है। समझ में आ गया? अब आप बात कर लेते हैं धर्मशास्त्र। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, धर्मशास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामग्री, तौर तरीके और आचरण सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, यह उसे धर्मशास्त्र कहते थे। ये धर्मशास्त्र इस बार 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। ये अभी हम लोग आज़ादी का भी 100 साल नहीं हुए हैं, तो उस समय नेहरू जी थे, लेकिन 500 साल पहले कौन था उस समय धर्मशास्त्र लिखने वाला? तो उस समय का माहौल क्या था, ये सब जानने के लिए आपको धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ेगा 500 वर्ष पूर्व जो लिखा गया था। अब लास्ट और आखिरी टॉपिक आपके पास है कंपनी की फौज। क्या है? कंपनी की फौज। अब यहाँ से लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक देखने के बाद आपका इस
बुक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंपनी की फौज। अब ये कंपनी की फौज कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में एक बार जानते हैं। पहला है कि मुगल फौज, मुगज फौज। ये क्या है मुगज फौज? तो देखिए, मुख्य रूप से घुड़सवार, पैदल सेना, तीरंदाजी और तलवारबाजी और परीक्षण ये दिए जाते थे, इसी को कहते हैं मुगज फौज। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, इसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसके बाद आता है अंग्रेजों की समुद्री मार्ग। क्या है? अंग्रेजों का समुद्री मार्ग। अंग्रेज क्या किया? समुद्र से होते हुए रास्ता बनाया और भारत तक पहुंचा। तो अंग्रेजों ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगा। कितने समय लगा? 6 से 8 महीने का समय लगा। तो यहाँ से अंग्रेजों ने क्या किया था, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में उसको समय लगता था 6 से 8 महीना का समय लग जाता था, क्योंकि भाप से चलने वाला था, उसके पास इंजन, जो नाव जो था भाप से चलता था, तो उसको पहुंचने में 6 से 8 महीना, साल भर भी लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज में यह यात्रा 3 हफ्ते में, पहले तो यहाँ से चला के आता था, हाथ से चलाता था डंटा की सहायता से। जब भाप से चलने वाला जब इंजन बन गया, इंजन बना नाव में, जब इंजन लग गया तो भाप से चलने वाले जहाज ने यह यात्रा 3 हफ्ते, अगर 3 हफ्ते की बात करेंगे तो 7 × 21 दिन, मतलब जो 8 महीना लगता था उसको भारत पहुंचने में, अब 3 हफ्ता यानी कि 21 दिन में वह चलाता था। इतना सुविधा हो गया। अब तो भाई 21 दिन क्या, 2 ही 4 दिन में आदमी जाएगा और चले आता है। अब यहाँ से लास्ट और आखिरी टॉपिक है, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप ने 73% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का शासन हो चुका था। अब ये 1857 तक कंपनी आया था व्यापार करने के लिए, और व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे पूरा भाग पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले 73% धरती यानी कि भूमि पर अधिकार कर लिया, कब्जा किया, और 78% आबादी कंपनी का शासन बना लिया। अब उसी का कंपनी रहेगा, कंपनी मेरे अधीन काम करेगा, कंपनी को हम जो कहेंगे वो करेगा। तो इस तरह का अधिकार पूरे जमाते चला गया। अब लास्ट में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा अपना जाल बिछा दिया था, और जो कहता वो करता, पूरा नियंत्रण अपने शासन चलाता था भारत में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, जो कि पाठ का निचोड़ था, अब जब बुक पढ़िएगा इसमें बहुत सारा रहेगा, उसका जितने भी निचोड़ थे सभी मैंने आपको इसमें नोट शूट करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।